लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। 18वें लोकसभा का चुनाव मुकम्मल हो चुका है। ऐसे में सबकी निगाहें अब है 4 जून को। 4 जून को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, काउंटिंग होगी और उसके बाद जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, उसके बाद पूरे भारत का आने वाला 5 साल का नक्शा क्या होगा, वो हमें साफ तौर पे दिखाई देने लगेगा। फिलहाल हम बात करें कि आज शाम को जैसे ही शाम को 6 बजे अ, चुनाव संपन्न हुआ, चुनाव मुकम्मल हुआ, उसके बाद जैसे ही एग्जिट पोल आने का सिलसिला शुरू हुआ और एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए को फिर से तीसरी बार सरकार बनता दिखाया जा रहा है। जी, आपको बता दें कि मोदी सरकार को तीसरी बार एग्जिट पोल की अगर माने तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें प्रचंड रूप से बहुमत मिलने जा रहा है। 370 से 401 यानी कि उन्होंने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, वो कहीं न कहीं अ, साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक हम बात करें पश्चिम बंगाल की बात करें तो बंगाल की 42 सीटों में ममता बनर्जी ने जो 2021 में नारा दिया था खेला होबे, कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि खेला हो चुका है और ये खेला जो है उल्टा टीएमसी के साथ हो गया है क्योंकि टीएमसी को जो सीट दिखाया जा रहा है 13 से 17 तृणमूल कांग्रेस के पास होने का इम्कान है अगर हम लोग एग्जिट पोल को माने तो। और अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी का 20 से 26 सीट एग्जिट पोल के हवाले से दिख रहा है। साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस का जो सीट मिलने जा रही है 1 से 3। सबसे अहम बात वोटिंग परसेंटेज, अगर हम वोटिंग परसेंटेज पश्चिम बंगाल की बात करें तो टीएमसी को वोट मिलने जा रहा है 41.5%, यानी कि 41.5% लोग तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 42.5% अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल वोट हासिल करने जा रही है, यानी कि टीएमसी से 1% ज्यादा। और तृणमूल और कांग्रेस और सीपीएम का जो गठजोड़ है वो 13%। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बंगाल से बहुत बड़ी बढ़त मिलने जा रही है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल। लेकिन क्या ये एग्जिट पोल वाकई में हकीकत में दिखाई देगा या फिर ये सिर्फ ख्याली पका हुआ है? आपको बता दें कि इससे पहले जब दिल्ली का चुनाव हुआ था 2014 का और 2015 का, और एग्जिट पोल दिखा रहा था कि बीजेपी आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने सबको बिल्कुल एक सेटबैक दिया था जो बीजेपी के जो लोग जीत का जश्न मना रहे। कहीं ऐसा फिर ना हो जाए क्या 2004 में जिस तरह से सरकार पलटा था अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक उसी तरह 2014 में मनमोहन सिंह की जो सरकार है वो गिर गई थी। क्या 2024 में वैसा कुछ होने जा रहा है? मेरे साथ है इस मामले पर एक्सपर्ट जानकार सैयद नफीरुल इस्लाम। नफीरुल साहब, ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, एग्जिट पोल में जिस तरह से जो शुरुआती जो रोजानात है, प्रेडिक्शन है, क्या लग रहा है इंडिया सरकार फिर से बनने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके इस न्यूज़ चैनल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं दर्शकों को, लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज 7वां चरण था और तकरीबन 57 से 58 सीट की आज जो वोटिंग हुई है पूरे भारतवर्ष में 8 राज्यों में, वो पूरी तरीके से संपूर्ण हो गया और ठीक वोटिंग खत्म होने के बाद ही तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो डिजिटलाइज़ मीडिया हैं, नेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे जिनके न्यूज़ लोग देखते हैं, सुनते हैं, उनका एक रुझान आने लगा और उस रुझान के अनुसार जो मैंने भी देखा, कहीं न कहीं उस रुझानों में चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो टीवी 9 भारतवर्ष हो, चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे वो आज तक हो या और भी जो इस तरह के न्यूज़ चैनल हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे टेलीकास्ट होते हैं नेशनल फोरम में, वो एनडीए बीजेपी गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी बहुत ज़्यादा बहुमत दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये भी दिखा रहे हैं कि किन राज्यों में कितने प्रतिशत वोट स्विंग हुए हैं और स्विंग में कितने नेगेटिव है और कितने पॉजिटिव है, ये भी दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात समझना होगा ये कि ये जो एग्जिट पोल है, क्या ये एग्जिट पोल आज से 20 साल या 25 साल पहले इस तरह का एग्जिट पोल होता था? पहली बात।
दूसरी बात, क्या कोई ऐसा एग्जिट पोल 25 साल पहले के चुनाव में कोई ऐसा रुझान लोगों तक आई जो लोगों के जहन में ये बात तय हो कि एक सरकार बनने जा रही है और हम लोगों ने उसी सरकार को वोट दिया है। जब से हमारे देश का डेमोक्रेसी है हमारे देश में, लेकिन क्या एग्जिट पोल ने जमीनी स्तर पे चाहे वो सीएनएक्स हो, चाहे वो एबीपी हो, चाहे वो ईजीटी हो, चाहे वो नेल्सन हो, क्या उन्होंने जमीनी स्तर पे लोगों के पास जाकर उनकी जो परेशानी है, उनकी जो जरूरतें हैं, जानने की कोशिश की है? क्या उस बेस पे एग्जिट पोल ने कोई ऐसा रुझान निकाला है? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि पिछले 10 सालों में मैं भी एक भारतीय नागरिक होने के हैसियत से मैं ये सरकार से सवाल मैंने पहले भी किया है, अभी भी करूंगा, जो सरकार अभी आपातकालीन है, क्योंकि अभी तक चुनाव का रिजल्ट आया नहीं है। और जब तक चुनाव का रिजल्ट ना आए तब तक किसी नई सरकार को हम नहीं बोल सकते कि सरकार है। तो जो मौजूदा सरकार है, अब बिफोर द फाइनल रिजल्ट, मेरा ये सवाल ये है कि लोगों के डिमांड के ऊपर, लोगों के जरूरत के ऊपर क्या चुनाव हुए हैं? क्या उनके सोच और उनके जरूरत को, उनके नीड को समझने के लिए क्या रुझान लिए गए हैं? ऐसा कोई रुझान, ऐसा कोई टेक्निकल सर्वे अगर ये इन तरह के चैनल, जो इस तरह के चैनल अगर दिखा सके, तो मैं इन चैनलों का शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन जो मैंने आज देखा वो बहुत तकलीफ वाली बात थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो न्यूज एंकर है, जो इस खबरों को दिखा रहे थे अपने ग्राफिक्स पे, अपने डेटा को, रुझान को स्कूटनी करके, स्कूटनाइज करके जो दिखा रहे थे, उनके चेहरे पे जो एक हंसी थी और एक खुशी की जो लहर थी, जो एक्सप्रेशन थी, वो ये साबित कर रहा था कि एनडीए अलायंस, बीजेपी अलायंस की सरकार नहीं आ रही है, जैसा लग रहा है कि उनकी सरकार आ रही है। ये जर्नलिज्म जो है हमारे देश का एक बहुत बहुमूल्य स्तंभ है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। गणतंत्र का एक ऐसा पिलर है जो हमेशा से सच के लिए, लोगों के तकलीफों में खड़ा होकर उनकी जरूरत को पूरा करने, उनकी जरूरत को दिखाने के लिए काम आए। लेकिन ये जो राष्ट्रीय स्तर पे जो न्यूज एंकर है, जो जर्नलिस्ट है, जिस तरीके से बड़े बड़े न्यूज चैनल में ये आज रुझान दिखा रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 543 जो उम्मीदवार है, जो नुमाइंदे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राजनीतिक दलों से, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने दल को, ये वही लड़ रहे थे और जो एक्चुअल कैंडिडेट है उनकी लड़ाई नहीं थी। तो मेरा सवाल है सरकार से भी, इलेक्शन कमीशन से भी, और ऐसे जर्नलिस्ट से, ऐसे न्यूज एंकर से, कि सरकार किसी की भी बने, मुद्दा ये होना चाहिए कि आपने देश के लोगों के लिए किया क्या है। मुद्दा ये होना चाहिए, आपने आप जहां, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जहां गए, उन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बनाया। मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं हूं, राम मंदिर एक अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के बुनियाद पे उसे मान्यता दी, और मैं भी उस निर्णय का, उस फैसले का इज्जत करता हूं, क्योंकि राम हिंदू संस्कृति और हिंदू अनुज के हिसाब से जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिन्होंने अपने फादर, अपने वालिद के बातों का हर वक्त सम्मान किया और अच्छाई की दिशा को उन्होंने अपनाया। तो राम मंदिर के मुद्दा को लेकर आप अगर एक विशेष किसी जाति को बेवकूफ बनाकर उनसे वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी आधार पर अगर आप नई सरकार बनाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन जर्नलिज्म, इन जर्नलिस्ट इंडस्ट्री में, मैं इंडस्ट्री ये शब्द यूज करूंगा, ये व्यवसाय में जो लोग हैं और जो इस तरह का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, वो समझना होगा कि ऐसे एग्जिट पोल को जो आप 2 दिन लगातार दिखाएंगे और 4 जून को सुबह जो गिनती शुरू होगी, कहीं यह ना हो कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हुकूमत 2015 में आई थी दिल्ली में, और पूरा का पूरा एग्जिट पोल और पूरा के पूरे जो बुद्धिजीवी है, जो जो विशेषज्ञ है, उनका पूरा भांडा फूट चुका था और एक सफा चट हो गया था उस रिजल्ट में। कहीं अगर ऐसा हो गया तो मुझे डर है कि जो ये चौथा स्तंभ है कहीं खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि इनका किरदार जो है वो जर्नलिस्ट, वो न्याय की तरफ नहीं, एक दलाली की तरफ मुझे दिख रहा है। आप ये बताएं कि ये जो आज अलग अलग, जिसमें एनडीए को साफ तौर पर स्पष्ट मेजोरिटी की ओर दिखाया जा रहा है, आप इसको नहीं नहीं मान रहे? क्या आज इंडिया अलायंस की ये जो बैठक हुई थी दिल्ली में,
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में, जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में साफ तौर पे कहा है कि 295 सीट्स इंडिया गठबंधन को मिल रही है। क्या आप इसको इसको मानते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस बनी है, बहुत सारे राजनीतिक दल को लेके, चाहे वो नेशनल लेवल के राजनीतिक दल हो या फिर क्षेत्र स्तर के हो, देखिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। और उनका भी दावा बनता है कि हम भी सरकार बना सकते हैं। ये दावा हर कोई कर सकता है, लेकिन इलेक्शन से पहले एक मीडिया, कि 42 से हम आमरा पाबो 42 में 42। देखिए सबका अधिकार है, लेकिन जब एक चुनाव प्रचार होता है और जब आप एक ही बात को, एक झूठ को जब आप 200 बार कहेंगे ना, तो लोग उसको सच समझने लगते हैं। मैं कहने की ये, चाहे वो हमारे राज्य के, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपने स्तर पे बहुत मेहनत की है। और जिस तरीके से बंगाल के रुझान को दिखाने की जो अभी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म में आ रही है, मैं चाहूंगा कि ये दर्शक देखे, ये कांग्रेस के एक बड़े नेता है, महासचिव है, राज्यसभा के सांसद भी जयराम रमेश, जिन्होंने ये डंके की चोट पे ट्वीट किया है कि, और ये पुख्ता दावा करते हैं कि अमित शाह ने इस तरह का धमकी 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को दिया। ये मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा और मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए, बस संविधान की रक्षा करनी चाहिए। बेनिगरानी ट्वीट किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मामला, चाहे वो एनडीए के बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन के बने, मेरा सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल को निर्वाचन कमीशन, निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने संवैधानिक तौर पे क्या ये पावर दिया है कि जब वो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो उनके चेहरे पे एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ावा देते हुए, एग्जिट पोल में रुझानों के अनुसार उनकी तारीफों में पोल बांधते हुए, ये किस तरह का एग्जिट पोल है, मैं पूछना चाहूंगा। तारीफों के पुल बांधना वो अलग चीज है, मैं उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। देखिए, आप जो गोदी मीडिया का बात कर रहे हैं, तो आप, मैं अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दुनिया की जो वर्ल्ड वाइड जो मीडिया की रैंकिंग है, उसमें इंडिया का जो नंबर है दैट इज 162। दुनिया के 193 देशों की जो मीडिया मीडिया जहां पर है, दुनिया के हर मुल्क में मीडिया है, उसमें भारत का नंबर है 162। और जो चैनल अगर कहता है कि मैं देश का नंबर 1 चैनल हूं, टीवी चैनल हूं, तो सोच लीजिए कि देश का मीडिया का जो स्तर जो गिरा है, उसमें नंबर 1 उसका रोल है। बहरकत मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। बंगाल में जिस तरह से बताया जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी जो है स्विंग करने जा रही है, बीजेपी को 42.5% वोट मिलने जा रहा है, टीएमसी को 41.5। क्या बंगाल से 20 से 26 सीट मिलेगा? और दीदी का जो एक मैजिक है, ममता मैजिक, इज इट गोइंग टू बी डिक्रीज? देखिए, बंगाल में 42 सीटों के चुनाव में मैं किसी रुझान की तरफ नहीं जा रहा हूं, ना मैं किसी न्यूज चैनल के एग्जिट पोल को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सीधा एक आम वोटर होने के हैसियत से, एक बंगाल के एक सिटीजन होने के हैसियत से, भारत का एक नागरिक होने के हैसियत से मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ममता बनर्जी का जो मैजिक है, वो सदाबहार मैजिक है। वो मैजिक कल, फॉरएवर, वो मैजिक कल भी था, आज भी है, और जब तक वो दुनिया में रहेंगी तब तक ये मैजिक चलता रहेगा। 22 सीटों में पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस आई थी, और मैं कोई बात जज्बात होकर, इमोशनल होकर मैं नहीं कह रहा हूं। ममता बनर्जी मगरबी बंगाल में 22 से ज्यादा सीटों पे आ रही है। ये थे सैयद नफीरुल इस्लाम, जो कि पेशे से एडवोकेट है, वकील है, और सियासी मामलों पे उनकी बहुत ही पैनी निगाह रहती है। इनका साफ तौर पे कहना है, ये साफ तौर पर सिरे से एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। इनका कहना है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं बायस्ड है। मीडिया ने जो एग्जिट पोल में जिस तरह से एनडीए को बढ़त की ओर दिखा रही है, या फिर मोदी सरकार को तीसरी बार बनते दिखा रही है, वो इसको बिल्कुल नकार रहे। इनका कहना है कि वेट एंड वॉच टिल 4 जून। यही तो। जी 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 जी। और मैं देश के लोगों से भी यही कहूंगा कि आपने जिन्हें भी वोट दिया है, सोच समझ कर ही दिया होगा। और आप देश के नागरिक यही चाहते होंगे, सरकार जिसकी भी बने, लेकिन देशवासियों का भला हो, देश में अच्छी शिक्षा हो, देश में रोजगार हो, देश में कारोबार हो, और देश अपने शिक्षा, कारोबार और भाईचारगी के वजह से पूरे विश्व में उज्जवल हो। तो ये थे एडवोकेट सैयद नफीरुल इस्लाम, जिन्होंने साफ तौर पे अपना मत का प्रयोग किया।
साथ ही साथ इन्होंने एग्जिट पोल को लेकर अपना इजहार इजहार राय किया। इनका साफ तौर पे कहना था कि वो इसे बिल्कुल नहीं मानते। इनका अलग ओपिनियन है। इनका कहना है कि देश में जो है बीजेपी सरकार जो है वो तीसरी बार नहीं आ रही है। कहीं न कहीं गठबंधन कांग्रेस की जो इंडिया गठबंधन है वो इनके हिसाब से आने जा रही है। क्या होता है उसके लिए हम सबको 4 तारीख का 4 जून का इंतज़ार है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।